हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान है ना। हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन राज्यों में अब पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अनुसार होने लगे हैं। तो होने तो पहले भी चाहिए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बेसिक जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो सारा कंप्लीट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा है, अपने मर्जी से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती नहीं है। फिर उसमें कुछ का कुछ चलने लगता है। तो इसलिए क्या है कि हमारी धारा, पढ़ने की जो धारा है, वो एक एक समान हो। और हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने घंटे क्या पढ़ना है। अब ऐसे टुकड़ों में पढ़ पढ़ के कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, इस तरीके से फिर उसमें क्वालिटी गिर जाती है। और जो परीक्षाएं हैं, प्रवेश परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं हैं, या बोर्ड के अच्छे रिजल्ट हैं, उनमें गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ती नहीं है, क्योंकि सिलेबस या पाठ्यक्रम का ही हमें ठीक ठीक पता नहीं होता। हर टीचर आता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ पढ़ा देता है। खैर, अब बात कर रहे हैं समतल में गति का। जो अगला टॉपिक है वो है वृत्तीय पथ पर गति, या वृत्ताकार पथ पर गति, या वृत्त पर गति, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है वृत्ताकार गति, लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो वृत्ताकार गति, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या वृत्तीय पथ पर गति, जो भी लिखना है। अंग्रेजी में लिखोगे तो सर्कुलर मोशन। ऐसे तो यहाँ पर अगर हम किताब के हिसाब से देखें तो कितनी बातें हैं। देखिए किस प्रकार की गति है और क्या किन किन बातों को हमें पढ़ना है, बस ये यहाँ पे देखना है। क्योंकि हम वृत्तीय गति को आगे जाकर भी देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, एक समान वृत्तीय गति की बात करने से बात पूरी नहीं हो जाती। तो हमें यहाँ पे दरअसल एक समान वृत्तीय गति, यानी जिसमें वृत्त के ऊपर चल रहे कण में त्वरण ना हो, एक्सेलरेशन ना हो, एक वो नियत चाल से वृत्त पर घूम रहा हो, ये होता है एक समान वृत्तीय गति। और अगर उसमें कोई त्वरण है तो फिर एक समान नहीं कह सकते उसको, फिर त्वरण लगेगा उस पर। स्पर्श रेखा के अनुदिश त्वरण, यानी चाल को बढ़ाने या घटाने वाला त्वरण लगेगा। सबसे पहली बात तो यही कि हम इस पर ध्यान देंगे किन किन बिंदुओं पर, कि भाई त्वरण जो है कौन कौन से हैं, एक समान में कौन सा है, और एक समान नहीं है, मान लो त्वरण लगाए तो फिर कौन सा है। ठीक, तो पहले तो हम परिभाषित करेंगे वृत्त पर गति को। ठीक, देखिए हम जानते हैं, या भौतिक विज्ञान में अगर हम बातों को ठीक ठीक करें और नियम से पढ़ें तो चाल नहीं बल्कि वेग होता है, सदिश राशि है वेग। तो पहले बात करें विस्थापन, फिर बात करें वेग, और फिर बात करें त्वरण। ठीक, तो यहाँ पर हमारी पूरी ईमानदारी होगी अगर हम इन चीज़ों पर बात करें। अगर कोई कण वृत्त पर गति करता है तो उसमें विस्थापन कहाँ है, उसमें वेग कैसे परिभाषित करें, त्वरण कैसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ खिचड़ी सी बनाई जाती है, कुछ उल्टा पुल्टा करके बता दिया जाता है कि ये चाल है, दूरी है, प्रिय। तो कन्फ्यूज़न काफ़ी रहता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं, और वृत्त पे इन बातों को क्लियर करते हैं कि कहाँ किस प्रकार से वेग है। मान लीजिए मैंने, देखिए, वृत्त बनाया, और इस वृत्त पे मैंने यहाँ केंद्र बनाया, और इसमें इस दिशा को मैंने मान लिया x अक्ष, और इसको मान लिया y अक्ष। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि x अक्ष y अक्ष माने, ऐसी कोई बात भी नहीं है। पर दिशा यानी सदिश राशियों में निरूपण करोगे, सदिश राशियों में या वेक्टर में लिखोगे तो कुछ मानना तो पड़ेगा आपको। अब कण की स्थिति मानते हैं। कण की स्थिति मान लीजिए यहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक ये चलता है। इसे मान लेता हूँ मैं A, इसे मान लेता हूँ B, और ये जो केंद्र है इसे मान लेता हूँ 0 0 पर, ये है O। ठीक, अब कण की गति A से B की तरफ होती है। तो कुछ इस तरीके से देखिए कितना कोण ये चलता है, केंद्र पे कोण घूमता है, ये वाला कोण, ऐसे। तो अगर हम सदिश राशियों के पदों में चल रहे हैं तो ये कोण जो होता है, ये कोण, छोटा सा कोण, ये d थीटा होता है, ये थीटा नहीं होता। इस बात का ध्यान रखेंगे
क्योंकि जब भी पूरा थीटा लगाएंगे आप, ठीक, तो ये जो छोटी सी दूरी है ए और बी के बीच की जो दूरी है, आप इसको कम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसको कम नहीं कर पाएंगे, इसे मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, तो इस दूरी को विस्थापन के बराबर नहीं कर पाएंगे। विस्थापन का मतलब क्या हुआ? विस्थापन का मतलब हुआ कि सीधी रेखा में कम से कम दूरी। देखिए, सीधी रेखा में कम से कम दूरी, ए से बी तक का जो विस्थापन है वो कम से कम दूरी, यानी सीधी रेखा हो जाएगी। और अगर चाप की लंबाई को देखेंगे तो चाप की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो चाप की लंबाई कम से कम दूरी के बराबर होने लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये कोण बहुत छोटा सा हो, ठीक। तो कोण का बदलना, यानी छोटा सा कोण है जो बदला डी थीटा, और थोड़ा सा विस्थापन जो हुआ ए से बी तक, वो चाप की लंबाई के लगभग बराबर आ गया। तो उसको लिख सकते हैं डी एस, यानी ये हो गया विस्थापन, ठीक। कहाँ से कहाँ तक हुआ? ए से बी तक हुआ, और चाप की लंबाई के बराबर कर दिया इसको, इतना छोटा कर दिया इसको, क्योंकि आप देखेंगे छोटा होता जाएगा तो चाप की स्पर्श रेखा पे कम से कम होता जाएगा। उसी प्रकार ये कोण आ गया डी थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं कि सदिश राशियों के पदों में इसको लिख सकते हैं। अब विस्थापन है मान लीजिए, तो विस्थापन को सदिश राशि बना दें ऐसे, यूँ, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो है त्रिज्या आर, इसको भी किसी दिशा में बना दें ऐसे आर, त्रिज्या को, त्रिज्या का सदिश, यानी यहाँ पे या यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे और यहाँ में फिर ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये कोण बहुत छोटा है, ठीक। कहीं पे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी माने, बस आर में, और यहाँ का जो आर है और ये वाला आर है, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में जो कोण है बहुत छोटा कोण है। तो इस तरीके से देखें तो ये हो जाएगा डी थीटा सदिश क्रॉस आर, ये इसका संबंध होता है। देखिए, जो सदिश गुणनफल है उसके अनुसार ये होता है, क्योंकि सदिश गुणनफल अभी हम पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हमने लगा दिया उसको। ये संबंध होता है इस तरीके से। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको गलती जो करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एस है ये आर या थीटा इस तरीके से लगा देते हैं, इसको यूँ कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं इसको, यानी विस्थापन, चाप की लंबाई कुछ भी हो पूरे वृत्त पे, कितना भी कोण हो, और त्रिज्या कहीं पे भी लगा लो। तो ये जो चीज़ होती है ये गलत है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका ये गलत है, ठीक। क्योंकि अगर हम कोणीय विस्थापन इसको लिखना चाहते हैं, हम इसको लिखना चाहते हैं कोणीय विस्थापन, ऐसे, ठीक। तो ये लागू कब हो सकता है, कोणीय विस्थापन कब लागू हो सकता है? जब यहाँ विस्थापन हुआ हो, ए से बी तक जब यहाँ विस्थापन हुआ हो। ए से बी तक विस्थापन कब हो सकता है? जब ये चाप की लंबाई बहुत थोड़ी हो, उस केस में हम इसे विस्थापन मान सकते हैं। तो अगर सदिश राशि में लेके चलते हैं तो संबंध ये काम करता है, ठीक। इसके अलावा मान लीजिए हमें दो कोण जोड़ने हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक कोण हमारे पास ये है θ1, एक कोण ये है मान लीजिए θ2, ठीक। हमें जोड़ के एक कोण बनाना है, पूरा का पूरा मान लीजिए बनाते हैं, इन दोनों को जोड़ के हम बनाते हैं थीटा, तो हम लिख सकते हैं सिंपली θ1 प्लस θ2। ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम ये कर दें, सदिश राशि लगा दें कोण पे, तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब होगा कि dθ1 प्लस dθ2। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे होंगे, अगर कोण को कोणीय विस्थापन कहेंगे, एक सदिश राशि बनाएंगे, तो वो छोटे के लिए काम करेगा, यानी वो θr नहीं हो सकता, dθr होगा। अब सदिश राशियों की परिभाषाओं से देखें तो ये दिशाएं किस तरफ होंगी। तो इसमें कह रहा है कि अगर ऐसे घूमेगा कोण, इस तरफ को चलेगा, मान लो इस तरफ को कोण चलता है, जैसे ये चल रहा है, तो दाएं हाथ के नियम से, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं जिसको, उससे क्या होगा कि बाहर की तरफ आ जाएगा। यानी अगर XY में गति हो रही है, XY तल में गति हो रही है, तो dθ की दिशा बाहर को आ जाएगी। और अगर उल्टी गति हो रही है ऐसे, और अगर यूँ घूम रहा है हाथ में, तो देखें अंगूठे की दिशा किधर जा रही है, तो अंदर की तरफ गति हो जाएगी। यानी X और Y के तल के लंबवत ये कोण होगा या कोणीय विस्थापन होगा। तो ये क्या है, सदिश निरूपण है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सदिश निरूपण करना पड़ेगा। तो सदिश निरूपण की बात करें तो इस तरीके से ये परिभाषित होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा और ठीक करें, आगे चलें, इसको थोड़े से समय से
भाग कर दें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटे में x, है ना, ऐसे। अब मैं थोड़े समय से इसको भाग कर देता हूँ, मान लीजिए थोड़ा सा समय है, यहाँ पे देता हूँ, देखिए टाइम, ठीक, यानी a से b तक जाने का थोड़ा सा समय है, समय अंतराल है dt। तो अब देखिए ये जो ds/dt है, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर, तो ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे ये बन जाएगी वेग के बराबर, ठीक, स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग, ठीक। तो कहीं भी अगर स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वहाँ पर ये वेग होगा, कैसा वेग होगा, ये होगा तात्कालिक वेग, तत्काल वेग, ये औसत वेग नहीं होगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ आ रहा है कण, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ इस स्पर्श रेखा के अनुदिश कोई वेग होगा, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा यहाँ के केंद्र से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होगी, ठीक। तो ये हो गया वेग। अब ये क्या है, dθ/dt, यानी जो कोण है ये किस दर से बदल रहा है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, इसे कह सकते हो कोणीय वेग। अब ये वेग बन गया, देखो स्पर्श रेखा पे, कोणीय वेग को क्या कहा, ओमेगा कहा, क्रॉस r हो गया, ऐसे। तो जो ओमेगा है ये क्या है, इसे क्या कहोगे, कोणीय वेग, ऐसे। तो यहाँ पर सब कुछ किस में चल रहा है, सदिश राशियों के पदों में सब कुछ चल रहा है, ठीक। अब क्या है, हम कह रहे हैं कि कोणीय चाल क्या होती है, तो क्या करेंगे, इसी को अगर ये कोणीय वेग है इसका परिमाण लगा दें तो ये होगी कोणीय चाल, ठीक है, कैसी, तात्कालिक कोणीय चाल, ठीक। अब बात करें कि कोणीय चाल जो है तात्कालिक है, यानी कोणीय वेग का परिमाण है और गति के तल के लंबवत है, जैसा कि मैंने बताया जहाँ पर ये कोणीय विस्थापन है वहीं पर ये कोणीय चाल है, यानी अगर घुमा रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक, वामावर्त दिशा में, है ना, ऐसे बोल देते हैं, तो इसमें अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के अंदर घुस जाएगा, और अगर उल्टा घुमा रहे हैं दक्षिण वामावर्त कैसे करके बोलें तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक, यानी आपकी तरफ आएगा। तो ये तो समझ रहे होंगे कि दिशा जो है इनकी तीनों की लंबवत है, 20 स्पर्श रेखा पर है, त्रिज्या केंद्र से बाहर की तरफ लंबवत जो होती है वो है, और कोणीय वेग तल के लंबवत है। अब यहाँ तक की तो बात ठीक है कि ये सारे नियम जो हैं लगते हैं सदिश राशियों पर, और ये परिभाषित होता है सदिश राशियों के पदों में, और इसको जैसा कि मैंने कहा एस आर थीटा या थीटा आर इसको नहीं लिखा जा सकता जब तक इसको छोटा न कर दिया जाए, ठीक। तो ये बातें हुई कि गलती इसमें कहाँ होती है कि हम इसको छोटा नहीं करते बल्कि कोई भी बड़ा सा चाप लगाते हैं और खींचते हैं, वायर मतलब एक विस्थापन बनाते हैं बड़े से चाप पे और कह देते हैं कोणीय विस्थापन है, तो गलत होता है। अब बात आई कि कोणीय चाल या कोणीय वेग, अगर हम ये सदिश हटाना चाहते हैं, परिमाण में लिखना चाहते हैं, तो बड़ा सरल है, हम इसको परिमाण में लिखते हैं, v का परिमाण, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर, बस, यानी v = ओमेगा आर, ये लिख देते हैं हम, ठीक। यानी ये क्या है, r, ये है त्रिज्या और ये ओमेगा कोणीय चाल और ये, लेकिन ये किसके लिए है, ये है तात्कालिक, ठीक। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे औसत कुछ नहीं है, औसत कुछ भी नहीं है, सब कुछ तात्कालिक है, ठीक। अब बात करें औसत की, तो देखिए औसत वेग हो सकता है, औसत वेग हो सकता है, लेकिन औसत कोणीय वेग नहीं हो सकता, वो बनेगा ही नहीं। अगर हम एक शब्द लिख दें कि औसत कोणीय वेग ये है तो हमारी बात गलत है, औसत कोणीय वेग, क्योंकि कोणीय वेग का मतलब ही है छोटा सा विस्थापन। अब औसत करेंगे उसको तो बड़ा विस्थापन हो जाएगा, बड़े विस्थापन में जो कोणीय विस्थापन है वो होता नहीं है, तो औसत कोणीय वेग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। औसत वेग हो सकता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये औसत वेग है, ठीक। औसत कोणीय वेग क्यों नहीं है, क्योंकि जो त्रिज्या के सदिश हैं वो दो जगहों पर अलग अलग हो जाएंगे। देखिए अभी क्या किया, छोटा सा विस्थापन माना तो त्रिज्या का सदिश जो यहाँ है वो यहाँ भी है क्योंकि कोण बहुत छोटा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ बना दूँ ऐसे, यूँ ऐसे बना दूँ, मान लीजिए ऐसे, एक त्रिज्या का सदिश यहाँ आएगा, एक त्रिज्या का सदिश यहाँ आएगा, यहाँ का त्रिज्या का सदिश मान लो r1 और यहाँ का त्रिज्या का सदिश मान लो r2, ठीक। तो ये संबंध ही काम नहीं करेगा,
क्योंकि दो हो जाएंगे त्रिज्या के सदिश और कोण बड़ा हो जाएगा। तो विस्थापन जो है बढ़ गया, देखो। तो विस्थापन बटे समय औसत वेग हो सकता है, लेकिन वो स्पर्श रेखा पे नहीं होगा, वो विस्थापन के अनुदिश होगा, क्योंकि अब ये विस्थापन स्पर्श रेखा पे नहीं है, तो उसको स्पर्श रेखीय वेग नहीं कह सकते आप। इसका मतलब वृत्तीय पथ में गति में कुछ औसत में नहीं चल रहा है। अब उसको आप कह सकते हैं बस औसत वेग। अगर स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग है और सही मायने में कोणीय वेग है, सही मायने में कोणीय विस्थापन है, तभी ये गति पूरी तरह वृत्तीय गति है, वृत्तीय पथ पर गति है। और संबंध क्या है? ये है इसका संबंध। ठीक, अब मान लीजिए हटाते हैं ओमेगा आर, तो क्या लगता है? सदिश गुणनफल में लगता है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब आर और इसके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ओमेगा बाहर की तरफ, आर आगे की तरफ, तो बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। तो इसका मतलब वी, ओमेगा और आर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर हैं। ठीक, तो ये वो बात थी जो कि कहीं कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करती है। अब मान लीजिए हम सीधे सीधे याद कर लेते हैं कि यार ये जो एस है ये आर थीटा है। ठीक, अब ये थीटा जो है ये कैसा कोण है? ये है रेडियन में कोण। इसको बदलना जरूरी है। मान लो रेडियन में बदलना है थीटा कोण को। ठीक, तो कैसा होगा रेडियन में? बदलने के लिए क्या करेंगे? पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। मान लीजिए 45 डिग्री है, इसको पाई बाई 180 से गुणा करेंगे ऐसे, तो देखिए कितना आ गया? ये पाई बाई 4 हो जाएगा। देखो तो ये बन जाएगा पाई बाई 4। ये यानी रेडियन के कोण इस्तेमाल हुए हैं। अब रेडियन के कोण इस्तेमाल हुए हैं तो चाप की लंबाई, इस छोटे से चाप की लंबाई या चाप की लंबाई आर थीटा कैसे हो गई? ठीक, तो देख सकते हैं अगर थीटा को लगा दें पूरा कोण 2 पाई, तो पूरी परिधि की लंबाई आ जाएगी 2 पाई आर। इसका मतलब एस इक्वल टू आर थीटा एक सूत्र है जो चाप की लंबाई बताता है। चाप की लंबाई के बराबर इतना छोटा कर दिया गया कि उसी को विस्थापन बना दिया गया। तब छोटे छोटे चीज़ों पर लागू हुआ, कोण छोटा है, विस्थापन छोटा है, चाप की लंबाई के बराबर है, तब जाके वो सदिश राशि के रूप में आता है। तो सूत्र तैयार हुआ v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक, सही मायने में ये सूत्र है। अब बात करते हैं त्वरण के लिए कि भाई ओमेगा कोणीय चाल हुई या कोणीय वेग हुआ। अब कोणीय वेग की बात करें तो ये होगा किसमें, या कोणीय चाल की बात कर लें, ये हो गया रेडियन पर सेकंड में। इसका मात्रक या इसकी इकाई क्या बनी? रेडियन पर सेकंड। चाल किस में हुई? सिर्फ चाल, यानी वेग किस में हुआ? ये हुआ मीटर पर सेकंड में। त्रिज्या किस में हुई? रेडियस, ये हो गई मीटर में। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें बन गई इस तरीके से। तो ध्यान क्या रखना है कि कोणीय विस्थापन छोटी चीज़ है, उस पर ये चीज़ काम करती है, ये बात ध्यान रखनी है। यही मैंने समझाया इतनी देर तक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब वापस आ गए इसी के ऊपर हम बात करेंगे त्वरण के। किस किस तरह का त्वरण होता है? तो एक समान वृत्तीय गति का मतलब चाल जो होती है, चाल मतलब उसका परिमाण, वेग का जो परिमाण है वो बदलता नहीं है, उसे कहते हैं नियत चाल। ठीक है। अब बात करेंगे त्वरण के बारे में कि त्वरण कैसे काम करता है। देखिए त्वरण का संबंध है वेग से, ये तो आप जानते हैं। ठीक, अब वेग से संबंध है तो चाल की तो बातें नहीं करेंगे, चाल तो कहीं लगेगी नहीं, तो वेग का हमारे पास ये संबंध है ऐसे। ठीक, अब मान लीजिए हम बनाते हैं कोई वृत्त फिर से और त्वरण की बात करते हैं ऐसे त्वरण की बात करते हैं। यहाँ पे कोई कण है, मान लीजिए किसी दिशा में चल रहा है, स्पर्श रेखा पर इधर को चल रहा है, इधर वेग है। ठीक, इधर को इसका त्रिज्या का सदिश है ऐसे, और ऐसे जा रहा है तो आपकी तरफ यानी बाहर की तरफ इसका कोणीय वेग है। ठीक, अब वेग परिवर्तन की दर क्या होगा? त्वरण होगा। तो वेग परिवर्तन की दर अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो क्या करोगे?
डी वी बाई डी टी, यानी इसका तत्काल वेग परिवर्तन की दर, वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। तो डी वी बाई डी टी में देखिए दो बातें आएंगी, एक आएगा ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, प्लस लगाएंगे, अवकलन के नियम से लगाएंगे, प्लस करेंगे इसको, तो एक आएगा डी ओमेगा बाई डी टी और क्रॉस आर, ऐसे आएगा देखो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, क्या कह रहे हैं कि डी आर बाई डी टी, यानी ये जो दिशा डी आर बाई डी टी की बदलती है, ये जो दिशा है और जो ओमेगा क्रॉस है, ये चीज़ अगर देखें, ये चीज़ किस तरफ है, देखिए ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। अगर देखें डी आर बाई टी यानी रेडियस के बदलने का तरीका, रेडियस का जो सदिश है, त्रिज्या का जो सदिश है वो कैसे बदल रहा है, और यहाँ परिमाण इसका वेक्टर का कैसे बदल रहा है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या, यानी कोणीय वेग का परिमाण कैसे बदल रहा है। तो बात यहाँ ये आ गई कि ये जो डी आर बाई डी टी है, अगर हम इसकी बात करें ये कैसे चेंज हो रहा है, तो कैसे बदल रहा है, तो देखिए इसमें यहाँ आर का एक परिमाण है, एक आर की दिशा है। तो आर का परिमाण और आर की दिशा बदलने का मतलब है, दिशा बदलने का मतलब है कि आप देखेंगे लगा के तो ये लंबवत दिशा में आ जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ गणित का प्रयोग करके हम इस चीज़ों को निकालते हैं। इनमें से एक त्वरण है, देखते हैं कि ओमेगा डी आर बाई डी टी, ओमेगा और आर के लंबवत कोण है, तो ये कोण आएगा त्रिज्या के लंबवत, यानी इसे बाद में कहेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण। और इसकी बात करें, अभी निकालेंगे सारी चीज़ों को, दिखाएंगे करके, डी ओमेगा बाई डी टी यानी कोणीय वेग बदलना। ठीक, तो ये बदलेगा परिमाण को, ये बदलेगा, ये जाएगा स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो इसे लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा के अनुदिश है तो टेंजेंशियल, इसे लिखते हैं त्रिज्या के अनुदिश है तो रेडियल, ये वाला। तो यही बनेगा अभिकेंद्रीय त्वरण, इस सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए। अब बात करते हैं कि निकालते कैसे हैं। इसको निकालने का सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों को निकाला जा सकता है। अब देखो निकालने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर, इसको थोड़ा चेंज करके बनाता हूँ मैं, बिल्कुल सरल विधि से समझाऊंगा आपको कि कैसे निकालते हैं। केंद्र की तरफ जो त्वरण होता है उसको कैसे निकालते हैं, ऐसे नीचे की तरफ मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे वेग v, और सीधा आगे की तरफ लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक, यानी अगर वेग को ना बदलें और सीधा मिला देते हैं ऐसे यूँ। ठीक, अब ये कण जो है देखिए यहाँ नहीं पहुँचा, कण पहुँच गया है यहाँ पे, वृत्त पे चल रहा है। ठीक, तो अगर वेग में परिवर्तन नहीं होता, एक नियत वेग से चलता रहता, तो यहाँ पहुँचता इस जगह पे। ठीक, लेकिन वेग में परिवर्तन हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पहुँचने के बजाय यहाँ पहुँचा है, और वेग यहाँ पे भी वही है। ठीक, इसका मतलब इस दिशा में ये विस्थापन जो h है, देखिए ये जो विस्थापन है ये मान लीजिए h है ऐसे, ये किसके कारण हुआ है, ये विस्थापन ये हुआ है त्वरण के कारण। यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन हुआ है ये त्वरण के कारण हुआ है, और त्वरण के कारण हुआ है। और हम जानते हैं कि लंबवत दिशा में कोई वेग नहीं है, लंबवत दिशा में वेग तो कोई नहीं है, तो ये विस्थापन वेग के कारण नहीं हुआ बल्कि त्वरण के कारण हुआ है। और ये विस्थापन इस दिशा में हुआ है ऐसे, तो इस h को क्या लिखा जा सकता है, हाफ ए टी स्क्वायर। मान लीजिए कोई समय लग गया, उस समय में ये कितना विस्थापन हुआ है, हाफ ए टी स्क्वायर। किस तरफ हुआ है, केंद्र की तरफ हुआ है, क्योंकि वेग अगर वही वेग रहता, एक ही दिशा में चलता, तो यहाँ पहुँच जाता, लेकिन कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है मान लीजिए कुछ समय में, और कितना समय माना, टी माना। अब अगर हम बात करें इस दूरी की यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर है। इस दूरी की चलें यहाँ तक, अगर यहाँ पहुँचता तो ये दूरी हो जाती वी टी, इस तरीके से ये वी टी चल जाता इस समय में। ठीक, तो देखा जाए तो ये भी आर है ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, देखिए ऐसे। अगर समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखें तो पाइथागोरस लगा दें, इसका वर्ग बराबर कर्ण की लंबाई का वर्ग। तो सिंपली देख रख रहे हैं कि आर का वर्ग और वी टी का वर्ग बराबर एच प्लस आर का वर्ग, इस तरीके से हो रहा है। अब इसे हल करते चलें, देखते हैं क्या निकल के आता है।
अब देखो r का वर्ग, v का वर्ग, t का वर्ग, h स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2hr, ऐसे देखा जाए। इसमें जो r का वर्ग है वो हटा दो, ये रहा r का वर्ग, ठीक। अब v का वर्ग, t का वर्ग, ये हो गया 2hr प्लस h का वर्ग, ऐसे, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि जो ये विस्थापन है थोड़ा सा तत्काल के लिए है, तो ये जो कोण है, ये जो कोण है ये बहुत छोटा कोण है, ये है डी थीटा, बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है। तो ये h बहुत कम है, तो हम यहाँ नियम लगा सकते हैं, पहले इसे इधर लिख लेते हैं, h स्क्वायर प्लस 2hr बराबर v स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। तो हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो बनाएंगे h प्लस 2r, ये हो गया v स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो छोड़ देंगे एक चीज़, क्या छोड़ देंगे, h छोड़ देंगे, इस h को छोड़ देंगे। यदि क्या किया, यदि में h से बहुत बहुत बड़ा है r, ठीक, तो यहाँ का h छोड़ेंगे r के साथ में, जब प्लस हुआ तो कितना बनेगा 2hr v स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखो h का मान आ गया v स्क्वायर बाई r 1/2 टी स्क्वायर, ठीक। अगर देखा जाए तो यही h यहाँ पे देखो तो यही है। अब यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ रहा है, एक ही जगह पे देखो ये चीज़ आ रही है v स्क्वायर बाई r। तो यानी जो a है यहाँ पे केंद्र की तरफ जो काम कर रहा है वो त्वरण, वो क्या है, वो है v स्क्वायर बाई r। इसका नाम क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण को समझने का ये बीजगणितीय तरीका है या ज्यामितीय तरीका है, यानी आपने ज्यामिति और सिंपल, ज्यामिति के तरीके से कह सकते हैं, बीजगणितीय भी नहीं, ज्यामिति के तरीके से आपने सिंपली देख लिया कि यहाँ पर जो त्वरण काम कर रहा है छोटे से कोण के लिए, छोटे से कोण के लिए होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से h हटाओगे कैसे, h प्लस 2r है, तो यहाँ से h को हटाओगे कैसे, जब r h से बहुत बड़ा हो, 2r में h जोड़ोगे घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये हटेगा। तो इसका मतलब यही आ गया, मैं समझा रहा था कि ये छोटे कोणों पर काम करते हैं फार्मूले, बड़े कोणों पर ये औसत हो जाते हैं। औसत में औसत चाल या औसत वेग काम करता है बस, ठीक। बाकी अगर निकालेंगे औसत त्वरण तो वेग परिवर्तन, विस्थापन, सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो स्पर्श रेखा के अनुदिश नहीं आते हैं, वो फिर स्पर्श रेखा के अनुदिश वो चीज़ें आती नहीं हैं, निकल जाते हैं लेकिन स्पर्श रेखा पे नहीं आएंगे, उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। खैर, ये क्या निकाल लिया, अभिकेंद्रित त्वरण। अब इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक बताती है, इसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि जो चाल है वृत्त पर वो समान है, वो बदल नहीं रही है, तो ये क्या है, एक समान वृत्तीय गति। अब इसके बाद बात करूंगा मैं कि एक समान ना हो, त्वरण हो, तो दूसरे तरह का जो त्वरण है वो स्पर्श रेखा पे काम करेगा, चाल को बढ़ाएगा घटाएगा, फिर उसकी भी बात करूंगा मैं। पहले करते हैं इसी को दोबारा बनाते हैं, सूत्र को एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अनुसार बनाते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण को, सिर्फ एक डायग्राम बनाकर, एक चित्र बनाकर हम समझ सकते हैं। अभी कुछ इस तरीके से एक चित्र बनाओ, ऐसे, और देखो दो स्थितियां ले लो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर जो वेग है स्पर्श रेखा के अनुदिश उसको v मान लो ऐसे, और यहाँ पर जो वेग है वो थोड़ा बढ़ गया बदल गया, वेग बढ़ गया बदल गया से मतलब बढ़ा नहीं बल्कि उसकी दिशा बदल गई, तो उस वेग को लिख सकते हो v प्लस डेल्टा v।
यहाँ का जो कर्ण का सदिश है इस जगह पे, उसको रेडियस त्रिज्या का सदिश लिखोगे, उसको लिख सकते हो आर सदिश, और यहाँ पर जो बनेगा बाहर की तरफ उसको लिख सकते हो आर प्लस डेल्टा आर सदिश। ठीक, फिर इस त्रिभुज को पूरा कर सकते हो ऐसे। ठीक, और कोण जो वेग का त्रिभुज है इसको भी पूरा कर सकते हो ऐसे, देखो यूँ। अब बात ये आई कि v और ये कितना है, इस पे कहाँ, इस पे कितना वेग लिखा हुआ है, v प्लस डेल्टा v, ऐसे यूँ ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि जो त्रिज्या का या विस्थापन का सदिश है तो वो कितना। देखिए ये जो चीज़ है, ये छोटा सा विस्थापन है, इसे कहोगे डेल्टा आर, ऐसे। तो इस त्रिभुज में देखोगे ओ ए बी में, और यहाँ लगा दो क्या, एम, ऐसे वेग का त्रिभुज है। तो वेग का त्रिभुज और विस्थापन का त्रिभुज, ये दो त्रिभुज तैयार हो गए हैं। अब देखो इसमें, अगर इस त्रिभुज में देखोगे आर प्लस डेल्टा आर, तो कुल विस्थापन हो गया आर प्लस डेल्टा आर, जो ओ से ए की तरफ है। ओ से बी की तरफ आर है और बी से ए की तरफ विस्थापन है डेल्टा आर है। अब त्रिभुज को देखोगे तो यहाँ ये वी है, ये वी प्लस डेल्टा वी है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये वी और ये डेल्टा वी, तो यहाँ पर क्या है आर, ये जो चीज़ है ये देखो ये कितनी आ रही है, इसको देखते हैं। वेग का त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, यूँ। अब त्रिभुज में जोड़ते हैं इसको बना देते हैं v, इसको बना देते हैं v प्लस डेल्टा v, ऐसे। ठीक, अब क्या करें, अब मान लीजिए इधर से कुछ जोड़ें फिर इधर से कुछ जोड़ें ऐसे, तो फिर ये चीज़ हो जाएगी परिणामी के बराबर। यानी यहाँ से कोई शुरुआत करें ऐसे, यूँ डेल्टा वी रखें, डेल्टा वी प्लस वी, तो कुल बनेगा वी डेल्टा वी, तो ये बनेगा डेल्टा वी, ऐसे। ये वेग का सदिश है। अब देखा जाए तो वेग से जाने वाली दिशा, इधर से देखें वेग, तो ये बिंदु है B, ये है M, ठीक, और M से A की तरफ जाने वाली दिशा ये है A, ऐसे इस तरीके से हो गया, देखो। ठीक, अब यानी जो डेल्टा V है वो कहाँ पर है, अगर देखें डेल्टा V कहाँ पर है, तो डेल्टा V जहाँ पर है वहीं पर त्वरण है, वहीं पर इसका जो त्वरण बनेगा वो वहीं पर बनेगा। अब इसके बाद डेल्टा वी प्लस वी प्लस डेल्टा वी, ये फाइनल, इधर आर डेल्टा आर फाइनल हो गए हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो है, एक विस्थापन का त्रिभुज, एक वेग का त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप मतलब इनके कोण एक जैसे हैं, क्योंकि एक वेग का है एक विस्थापन का है। वेग के त्रिभुज के जो भुजाएं हैं, उनके जो विस्थापन है, अगर उनको किसी समय से आप भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, विस्थापन परिवर्तन बटे समय क्या बनेगा, वेग बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर देखें एक जैसी भुजाओं को अगर देखा जाए, लेकर देखें यहाँ पे, तो क्या बनेगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर का परिमाण बटे आर क्या बनेगा, डेल्टा वी का परिमाण बटे वी, ऐसे बन जाएगा। देखो डेल्टा आर डेल्टा वी और आर वी, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डेल्टा वी। अगर देखा जाए डेल्टा वी कितना आ रहा है, तो आ रहा है वी बटे आर। ये वी बटे आर क्या है, ये परिमाण है बस, और ये भी परिमाण बना दिया, ये बन रहा है डेल्टा आर, ऐसे, ये भी परिमाण है, ऐसे। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ाएं, छोटे समय से इसे भाग कर दें, थोड़ा समय ले लें कोई डेल्टा वी, थोड़ा समय ले लें कोई डेल्टा टी, और यहाँ पर भी भाग करें v बाई आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इस प्रकार लिख दें। ठीक, तो देखिए ये क्या है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये तो हम जानते हैं, थोड़ा सा विस्थापन है चाप के ऊपर, यानी चाप के साथ जुड़ा हुआ। यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है लेकिन होगा छोटा सा, चाप की लंबाई के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो छोटा सा। तो क्या करेंगे, इसको बना देंगे वेग, तत्काल वेग का परिमाण, यानी इसको वेग बना देंगे। तो ये अगर वेग बन गया तो कितना बन गया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये बन गया ऐसे वी स्क्वायर बाई आर, ऐसे। ठीक, अब दिशा किस तरफ को आ रही है, केंद्र की तरफ, अभी केंद्रीय त्वरण,
केंद्र की तरफ, क्योंकि एक वेग ये है, एक वेग ये है, तो बदलने की दिशा जो बनेगी वो केंद्र की तरफ बनेगी, लंबवत बनेगी। ठीक, अब ये क्या बन गया, ए आर, अभिकेंद्रीय त्वरण, रेडियल बोलते हैं इसको, ए आर लिख देते हैं, और सेंट्रीपिटल है तो ए सी भी लिख देते हैं। तो ये आ गया वी स्क्वायर बाई आर। क्या है ये परिमाण है, दिशा नहीं। क्योंकि इस सूत्र में जो हमने लगाई हैं चीज़ें वो परिमाणों में लगाई हैं, सूत्र में नहीं लगाई, मतलब पूरी सदिश राशियों के फॉर्म में नहीं लगाई, तो परिमाण में लगाई है, तो ये परिमाण है। ठीक, अब इसकी दिशा किस तरफ होगी, वो केंद्र की तरफ होगी, यानी जो त्वरण लगेगा इस कण के ऊपर वो केंद्र की तरफ लगेगा, ऐसे कहते हो ए आर, ऐसे लगेगा यूं। ठीक, अब इस तरीके से भी आप अभिकेंद्रिय त्वरण को बना सकते हैं, ज्यामिति विधि से सिंपली बना सकते हैं, त्रिभुज समरूप त्रिभुज लगाकर आप बना सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि सर दिशा कैसे बनेगी, दिशा समझ में नहीं आ रही, देखो इसे बढ़ा लेते हैं, इस चीज़ को बढ़ा लेते हैं यूँ ऐसे। ठीक, और इसे केंद्र से मिलाते हुए निकालते हैं आज से। ठीक, अब देखो ये जो दिशा है यहाँ, इस वेग को यहाँ बना लेते हैं, ये है v प्लस डेल्टा v। ठीक, इसको यहाँ बना लेते हैं और यहाँ पर देते हैं परिवर्तन, इसको बनाते हैं यहाँ पर, इसके समानांतर बना दे, मान लो ऐसे बना दे, देखो ऐसे यूँ बना दे, यूँ ऐसे, है ना। इसको क्या बना दिया, इसको v बना दिया ऐसे। अब ये बना दिया, देखो ये बन जाएगा ऐसे, ये क्या बनेगा, डेल्टा v बन जाएगा। देखो अब देखो v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v ऐसे दिख जाएगा। तो देखो केंद्र की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के त्रिभुज से भी देख सकते हो, v और इसके समानांतर बना दो डेल्टा v, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, अंतिम वेग यहाँ पर है और ये पहला वेग है और ये उसका परिवर्तन है, तब इधर को हुआ। यहाँ से चलने वाला वेग बदलेगा तो यहाँ को आएगा, इसका मतलब इस तरफ को वेग की दिशा बदली, तो वेग की दिशा अगर इस तरफ को बदली तो केंद्र की तरफ त्वरण रहा। सरल सी बात है, ऐसे भी सोच सकते हो और इस त्रिभुज से भी देख सकते हो। ठीक, क्योंकि यहाँ दोनों त्रिभुज साथ साथ बने हुए, तो ऐसा लग रहा है कि ये यहीं पे है, यहाँ पे विस्थापन है। त्वरण कहाँ जाएगा, वेग परिवर्तन की वजह जाएगा। पहले वेग इधर है फिर वेग इधर है, तो त्वरण इधर को लगेगा, तब वेग को बदल पाएगा। ठीक, इस त्रिभुज से दिखाई देता है, ठीक ठीक, वेग परिवर्तन। जहाँ डेल्टा v है वहाँ वेग परिवर्तन, वहीं त्वरण है, तो देखें तो सीधा केंद्र की तरफ जा रहा है। ठीक,